वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजय पटेल एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है आपके टेस्ट पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे। उसी कड़ी में आज हम 17 मार्च के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। ये हमारे इस पेपर का सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नारियल में या नारियल के पानी में क्या प्रेजेंट होता है। तो हम सभी जानते हैं नारियल के पानी में साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है। साइटोकाइनिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है या सेल डिवीजन की रफ्तार को बढ़ाता है। इसी साइटोकाइनिन का यूज हम प्लांट टिश्यू कल्चर में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। तो इंडोल एसिटिक एसिड, बेटा इसका यूज करते हैं हम वीड फ्री लॉन बनाने में या खरपतवार रहित लॉन बनाने में। मींस फर्स्ट का आंसर है 4, तो यहां पर 4 मिल रहा है अपने को और सी में भी 4 मिल रहा है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज करवाता है, स्टोमेटा बंद करवाएगा। तो बी का आंसर हो गया 3। बी का आंसर 3 हमें केवल इसमें मिल रहा है, दैट इज हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स की सिनर्जिस्टिक एक्शन से क्या तात्पर्य है। बेटा सिनर्जिस्टिक एक्शन का मतलब है जब दो हार्मोन एक साथ साथ क्रिया करें और एक जैसा काम करें, मतलब हार्मोन की एक्शन सेम हो और सेम फंक्शन के लिए हो। तो व्हेन टू हार्मोन एक्ट टुगेदर, एक साथ साथ काम करें एंड कंट्रीब्यूट टू द सेम फंक्शन, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गन्ने में शर्करा उत्पादन को बढ़ाने के लिए बेटा जिब्रेलिक एसिड, जो जिब्रेलिन है इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जिब्रेलिन का काम है इंटरनोड इलोंगेशन। आपने गन्ने को देखा होगा, उसमें जो गांठें होती हैं उन्हें बोलते हैं नोड, और दो नोड के बीच का जो स्पेस है उसका नाम है इंटरनोड। तो गन्ने में इंटरनोड का इलोंगेशन जिब्रेलिक एसिड करवाएगा, इससे गन्ने का उत्पादन जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। मोनोकार्पिक प्लांट कौन से हैं। वे प्लांट जिनमें एक बार फूल आते हैं और फाइनली उनकी डेथ होती है, उन्हें कहा जाता है मोनोकार्पिक प्लांट। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। 106 पर आते हैं। एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड मींस ओव्यूल प्लेसेंटा से एक व्रंत के द्वारा जुड़ा है। मतलब यहां पर ये जो ओव्यूल है, ये यहां पर प्लेसेंटा है, ये है व्रंत या फ्यूनिकल। तो एक व्रंत के द्वारा जुड़ा है एक्स, ये हो जाएगा एक्स हमारा, जिसे बोलेंगे फ्यूनिकल। तो एक्स में तो आ जाएगा फ्यूनिकल, मींस आंसर या तो ए होगा या सी होगा। और आगे पढ़ते हैं इसी को। बीजांड का शरीर जिस क्षेत्र में एक्स से जुड़ा है उसे वाई कहते हैं। तो यहां पर वो जुड़ा है, ये है वाई का रीजन, और वाई होता है हमारा हाइलम। तो आंसर हो जाएगा ए, फ्यूनिकल एंड हाइलम। अगला क्वेश्चन है, हमसे प्लॉइडी पूछी है। न्यूसेलस जो है वो 2n होता है, तो न्यूसेलस के लिए 2n। मेगास्पोर मदर सेल 2n होती है, तो बस आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर सी। अगले क्वेश्चन पर आए। गाइनोशियम का वह भाग या वह पार्ट जो पॉलेन की कॉम्पेटिबिलिटी के नेचर को डिटरमाइन करता है। तो आप लोगों को याद होगा, हमने पॉलेन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ी थी, पराग स्त्री केसर संकर्षण हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि पराग की कॉम्पेटिबिलिटी को चेक करती है स्टिग्मा, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ए, कि क्या ये पराग, ये जो पॉलेन है, ये सही है या ये गलत है, ये इसे एक्सेप्ट करना है या इसे रिजेक्ट करना है, इसको पूरी तरह से कंट्रोल करती है स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 109। एक परागकण जब 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है तो 3 कोशिकाएं कौन सी हैं। एक होती है वेजिटेटिव सेल और 2 होते हैं मेल गैमीट, है ना। भाई जब 2 सेल स्टेज होती है, ये हो गई 3 सेल,
टू सेल में एक होती है वेजिटेटिव और एक होती है जेनरेटिव सेल। बाद में इसी जेनरेटिव सेल में माइटोसिस से दो मेल गैमीट बन जाते हैं। हमसे तो यहां थ्री सेल स्टेज के बारे में पूछा है, इसलिए आंसर होगा वन वेजिटेटिव एंड टू मेल गैमीट। आंसर होगा यहां पर बी। अगला जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन टाइप का है कि इंसेक्ट विजिट करते हैं फ्लावर के पास पराग कणों को एकत्र करने के लिए। बिल्कुल स्टेटमेंट वन सही है। अगले में दिया है ये अट्रैक्शन इसलिए होता है जिससे हम इंसेक्ट के द्वारा प्लांट के अदर पार्ट्स को डैमेज होने से बचा सकें। नहीं भाई, इंसेक्ट जो आते हैं ना फ्लावर्स के पास में पॉलन को इकट्ठा करने के लिए, वो इसलिए आते हैं जिससे पॉलिनेशन हो सके, ना कि वो इसलिए आते हैं कि प्लांट के किसी पार्ट को डैमेज होने से बचा सकें। या ये अट्रैक्शन इसलिए नहीं होता कि हम प्लांट के दूसरे पार्ट्स को डैमेज होने से बचा सकें और प्लांट का केवल जो फ्लावर है वो अकेला कांटेक्ट में आए हमारे इंसेक्ट के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फाइनल एक बार और सुन लें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 110। इंसेक्ट फ्लावर के पास आते हैं पराग कणों को एकत्र करने के लिए। 100% सही है। बट जो स्टेटमेंट टू लिखी है कि ये आकर्षण इसलिए होता है कि इस आकर्षण के कारण हम प्लांट के दूसरे पार्ट्स को डैमेज होने से बचा सकें। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आकर्षण तो इसलिए हुआ था जिससे परागण हो सके, पॉलिनेशन हो सके। तो स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू जो है वो गलत है। तो ऐसा आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 111, एबीओ ब्लड ग्रुप। बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप का एलील आई ए एलील आई बी के साथ कोडोमिनेंसी दर्शाता है। तो एक तो कोडोमिनेंसी भी है। मल्टीपल एलिलिज्म क्यों है? क्योंकि इसमें एक जीन है उसके तीन एलील हैं, आई ए, आई बी, आप आई ओ ले लें या इसी को बोलते हैं स्मॉल आई। तो ये तीन एलील हैं, बहु एलीलता भी यहां पर मौजूद है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112, यहां 4 o'clock प्लांट के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा है। 4 o'clock क्वेश्चन पूछने का मीनिंग है, ये क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता का। सबसे लास्ट लाइन पढ़ें, रेड फ्लावर एंड पिंक फ्लावर के बीच हमें संकरण करवाना है। रेड मीन्स आर आर, पिंक मीन्स आर डब्ल्यू। जब ये होगा देन फाइनली हमें मिलेगा आर आर एंड आर डब्ल्यू, वही रेड एंड पिंक मिलेंगे 1:1 के रेशो में। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, 50% रेड एंड 50% पिंक फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 113 देखें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जीव विज्ञान में या बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, कंट्रीब्यूशन है। 100% सही है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये है हमारी स्टेटमेंट। कहां गई? ये स्टेटमेंट वन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल सही बात है। अगला है कंसेप्ट ऑफ हेरेडिटी फैक्टर्स एज डिस्क्रीट फिजिकल एंटाइटीज विच डू नॉट बिकम ब्लेंडेड। तो ये भी सही है क्योंकि पृथक्करण ही तो हमें बताता है कि ये जो कारक हैं ये आपस में घुलते मिलते नहीं है। दोनों सही हैं। और स्टेटमेंट नंबर टू स्टेटमेंट नंबर वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, टेस क्रॉस को एक प्रजनन पीढ़ी में अज्ञात फिनोटाइप का पता सॉरी फिनो बोला है मैंने, अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि टेस्ट क्रॉस जो है इससे हम अननोन जीनोटाइप ही पता करते हैं। रीजन में दिया है हम F1 हाइब्रिड का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से करवाएंगे, ये गलत है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? F1 हाइब्रिड का क्रॉस डबल रिसेसिव से, यदि ये कैपिटल टी स्मॉल टी था तो यहां डबल रिसेसिव स्मॉल टी आएगा, उससे हम क्रॉस करवाते हैं। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा कि स्टेटमेंट वन सही है बट स्टेटमेंट टू जो है वो गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, हमें सही विकल्प चुनना है। कैपिटल ए स्मॉल ए के स्वसंकरण से होमोजाइगस डोमिनेंट 25%, सही है भाई। जब कैपिटल ए स्मॉल ए का स्वसंकरण होगा तो 1:2:1 के रेशो में कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए और स्मॉल ए हमें मिलेंगे, तो चार में से एक, मतलब ये हो गया 25%। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। अगली स्टेटमेंट है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी से जेनेटिकली डिफरेंट 2 गैमीट बनेंगे। देखें कैसे बनेंगे भाई। ये सेम है, केवल एक बार लिखा, डिफरेंट है, अलग अलग लिखा, सेम है स्मॉल सी एंड स्मॉल सी। तो एक गैमीट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, एक बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो केवल 2 ही गैमीट यहां से बन रहे हैं, ये भी सही है। मिराबलिस जलापा, भाई मिराबलिस जलापा यानी अपूर्ण प्रभाविता, और अपूर्ण प्रभाविता में F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप हो या जीनोटाइप हो उसका रेशो होता है 1:1, यहां दिया है 3:1, मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो आंसर हो जाएगा पहला व दूसरा सही है, बट तीसरा गलत है, और ऐसा हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 116, डीएनए के एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है, सामने वाले स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमें बताना है। हम जानते हैं ए जुड़ेगा टी से, जी जुड़ेगा सी से, या टी ए से सी जी से। यहां 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहला जो बेस हमें दिया है वो है ए। अब ए के सामने बेटा ए तो आएगा नहीं, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। यूरासिल जो है ये डीएनए में नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गए हैं। बाकी अपन चाहे तो लिख भी सकते हैं ए के सामने टी, फिर ए सी जी टी ए सी जी टी, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन सी में, दैट इज वो हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 117 पर आते हैं। रासायनिक रूप से आरएनए, आरएनए जो है वो डीएनए की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है, मोर रिएक्टिव होता है एंड लेस स्टेबल होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। उसके मोर रिएक्टिव होने का एक रीजन है राइबोज शुगर, उसके मोर रिएक्टिव होने का एक रीजन है थायमिन के प्लेस पर यूरासिल की प्रेजेंस। लेस स्टेबिलिटी के ये रीजन तो है ही, लेस स्टेबिलिटी का एक और रीजन है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, जबकि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। सिंगल स्ट्रैंड होने के कारण भी जो हमारा आरएनए है उसकी स्टेबिलिटी डीएनए के मुकाबले कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 118 पर आए। ए प्लस टी बाई जी प्लस सी का रेशो दे दिया है 0.3, ये बेस रेशो है। अब वो पूछ रहा है ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी का रेशो क्या होगा। अरे भाई हम जानते हैं जितना ए होगा उसके इक्वल होगा हमारे पास में थायमिन, क्योंकि जितना एडेनिन उससे जुड़ने के लिए उतना ही थायमिन आएगा। जितना ग्वानिन होगा, वो जुड़ते तो हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, बट उसका इक्वल होगा साइटोसिन। मान लो एडेनिन 10 है, ग्वानिन जो भी आपको नंबर लेना हो, आप चाहें तो यहाँ एक्स वाई करके भी ले सकते हैं। मैं एक्स वाई करके दिखा देता हूं आपको। यदि एडेनिन एक्स है तो थायमिन की अमाउंट भी एक्स होगा, ग्वानिन वाई है तो साइटोसिन भी वाई होगा, तो एक्स प्लस वाई आंसर आएगा 1। तो ये हमारा आंसर रहेगा डी। 119 नंबर को देखें। यूकैरियोट में कूटित और अकूटित, इंग्लिश देख लें, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। तो भाई जो कोडॉन है उसे बोलेंगे एक्सॉन, जो नॉन कोडिंग है उसे बोलते हैं इंट्रॉन। तो आंसर रहेगा एक्सॉन एंड इंट्रॉन, सी आंसर। 120 पर आते हैं। कौन सा गलत है जेनेटिक कोड के लिए। तो मुझे तो पहला ही आंसर दिख रहा है इसमें कि जेनेटिक कोड एम्बिगुअस होते हैं, बट हम जानते हैं जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज में वो अनएम्बिगुअस, असंदिग्ध होते हैं। हम उन पर ये संदेह नहीं करते हैं कि जो ट्रिपल ए है वो लाइसिन को कोड करेगा या वो ग्लाइसिन को कोड करेगा। हमें कंफर्म है यदि ए कोडॉन है तो वो लाइसिन को ही कोड करेगा। और देख लेते हैं, डीजनरेट होते हैं, सही है, यूनिवर्सल है, नॉन ओवरलैपिंग है, बाकी सारे सही हैं, गलत में केवल एक है, ऑप्शन ए।
121 पर आते हैं। एक जोड़ी उसके वर्ग की समूह के साथ सही दी गई है, उसको हमें जांचना है। पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम उसी जगत में आते हैं जिसमें पेनिसिलियम आता है। तो बेटा याद रखना, पेनिसिलियम जो है ये तो आता है फंजाई में, जबकि ये दोनों जो है पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम ये दोनों हमारे आ जाते हैं प्रोटिस्टा में। मतलब पहली स्टेटमेंट तो सही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, लाइकेन एक मिश्र जीव है और एल्गी एंड प्रोटोजोआ का सहजीवी संबंध है। गलत है भाई ये भी, क्योंकि लाइकेन जो है इसमें प्रेजेंट होती है एल्गी प्लस फंजाई। ठीक है, अगला है सी ऑप्शन, ब्रेड और बियर बनाने के लिए उपयोग में आने वाली ईस्ट एक फंगस है। बिल्कुल सही है, सैक्चरोमाइसिस सेरेवेसी, उससे ही ब्रेड बनता है। जब वो ब्रेड बनाती है तो उसे बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। जब वही ईस्ट बियर बनाती है तो उसे ब्रूवर्स ईस्ट कहा जाता है। यहाँ नॉस्टॉक एनावीना प्रोटिस्टा दे दिया है, साइनोबैक्टीरिया में आएंगे। ठीक है, तो आंसर मैंने बता ही दिया है, आंसर रहेगा सी। 122 पर चलें। दही जमाने में एलएबी जिसका हम यूज करते हैं वो दही जमाने के अलावा विटामिन बी12 की मात्रा को भी बढ़ा देता है। बिल्कुल सही है ना। एलएबी सूक्ष्म जीवियों से होने वाले रोगों को भी रोकता है, स्टमक के लेवल पर, आमाशय के लेवल पर। यह बात भी सही है, वो पेट के होने वाले जो रोग हैं उन्हें भी रोकेगा। बट वो पेट के रोगों को रोकता है, इसका विटामिन बी12 से कोई लेना देना नहीं है कि इसलिए उसने बी12 की मात्रा को यहां पर बढ़ाया नहीं है। आ रहा है सभी को समझ? भाई बी12 इसलिए बढ़ाया है क्या कि वो पेट के रोगों को रोकने वाला है, ऐसा इसका कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा बी, कि कथन एक सही है, दो सही है, बट ये एक दूसरे का सही वर्णन नहीं है। 123 पर चलें। बीओडी घुलनशील ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो सूक्ष्म जीवियों द्वारा 1 लीटर जल में उपस्थित संपूर्ण कार्बनिक पदार्थ का उपभोग कर उन्हें ऑक्सीडाइज कर दें। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि बीओडी, इसके क्वेश्चन पहले भी हमारी टेस्ट सीरीज में आए हैं, यही समझाया है आपको। बीओडी की हायर वैल्यू दर्शाती है कि कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है। हाँ ये भी सही है, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो उतनी ही ज्यादा होगी। ये दोनों बातें सही हैं, बट यहाँ डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, तो आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा बी। और आगे यदि हम चलें 124 पर, जैव नियंत्रण से तात्पर्य पादप रोगों और पीड़कों का जैविक विधियों द्वारा नियंत्रण से है। बिल्कुल सही है, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं अपन। बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। बिल्कुल सही है ये। यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड। ये भी सही है, बट बायो कंट्रोल की प्रोसेस का मीनिंग डिपेंडेंस को कम करना ये नहीं है। ठीक है, ये दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें बायो कंट्रोल से रिलेटेड हैं, बट ये इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा हमारा बी। 125 पर चलते हैं। अल्नस की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा? फ्रैंकिया, है ना। और लेग्यूम्स में राइजोबियम। 126 एग्रोज जेल दे रखी है, इसके लिए हमें असत्य कथन फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना है। तो यहां पर आप यदि क्लियर आपको ना दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूं, ये है 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4 लिखा है, यहां पर ए, यहां पर ये बी लिखा है। आइए समझते हैं इसको। यह एक प्रारूपी एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसमें पंक्ति 1 अपचित डीएनए, अनडाइजेस्टेड डीएनए, बिल्कुल भाई यहां पर आप देख पा रहे हैं बड़ा सा डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट है जो अनडाइजेस्टेड है। पहली स्टेटमेंट सही है, बट हमें रॉन्ग चूज करना है। चूंकि फर्स्ट सही है, ए और डी ऑप्शन में फर्स्ट दिया है, मतलब हम समझ गए ना तो हमारा आंसर ए होगा ना हमारा आंसर डी होगा। अब आंसर कौन बचा? बी बचा और सी बचा। दोनों में सेकंड है, तो आप अननेसेसरी सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ने का प्रयास ना करें।
आप सीधे चलें थर्ड स्टेटमेंट पर। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो है पृथक्कृत डीएनए खंडों को अभिरंजित करने के बाद दृश्य प्रकाश में देखा जाता है। गलत हो गया ये, दृश्य में नहीं परावैगनी किरणों में देखा जाता है, मतलब स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ही चूज करनी थी। आइए फोर्थ भी देख लेते हैं एक बार। डीएनए बैंड्स को एग्रोस जेल कर से काटकर जो पृथक करते हैं उस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। सही है, इसलिए फोर्थ हमारा आंसर नहीं होगा। 4 वाले को इसमें हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि असत्य पूछा है। असत्य में केवल 2 हैं, सेकंड और थर्ड। 127 इको R1 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इको RY 13 से आइसोलेट किया, सही है। इसका पैलेंड्रोम GAATC है। अरे भाई एनटीए ने इस पैलेंड्रोम को 3 से 4 बार पेपर में पूछ चुका है। हाँ ये गलत है, ये ब्लंट एंड उत्पन्न करता है, ब्लंट नहीं। यहां जो इको R1 जब काटेगा तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं। किस तरह से होते हैं भाई प्रोड्यूस? यहां ये कट लगाएगा जी और ए के बीच में, यहां भी कट लगाएगा जी और ए के बीच में। इससे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा सी, फिर ये टी टी ए के मिलेगा, यहां से जी सी टी टी ए। इस तरह से ये ओपन साइट हमें मिलने वाली हैं, जिन्हें बोलते हैं स्टिकी एंड्स। ब्लंट एंड का मीनिंग क्या है? ब्लंट एंड का मीनिंग है यदि ये इसको ऐसा काट देता है यहां से, तो जो हमें 2 पार्ट्स मिलते वो इस तरह के मिलते जिसमें कहीं भी जुड़ने वाली जगह ना होती, उसे बोलते हैं ब्लंट एंड। तो ऑप्शन होगा या आंसर होगा हमारा सी। 128 अगेन वही क्वेश्चन है जो अभी अभी मैंने समझाया। पहचान स्थल के साथ में कहां पर वो काटेगा? तो ये देखें पहचान स्थल GAATC और वो काटेगा जी और ए के बीच में, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। 129 पर आते हैं। निवेशी निष्क्रियता में बैक्टीरियल कॉलोनियों द्वारा नीले रंग का उत्पादन यह दर्शाता है कि प्लाज्मिड बैक्टीरिया के जीनोम में समाविष्ट नहीं हुआ। आओ इसको समझ लो एक बार। जैसे ये प्लाज्मिड, इसमें ये है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एनकोडिंग साइट। यदि यहां पर इंजर्शन नहीं हुआ है, यहां पर बाहरी जीन आकर नहीं जुड़ा है, तब ये क्या करेगा? कलरफुल रॉ मटेरियल की प्रेजेंस में ब्लू कलर की कॉलोनी बनाएगा। बट अब यदि यहां पर इंसर्ट प्रेजेंट है, कोई बाहरी जीन आकर जुड़ गया है, तब ब्लू कलर वाली कॉलोनी बनने वाली नहीं है। इसको ही बोलते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। तो फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 को। इन इंजर्शनल इनएक्टिवेशन ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल कॉलोनीज इंडिकेट। यदि ब्लू कलर बन रहा है तो क्या इंडिकेट हो रहा है? प्लाज्मिड डज नॉट हैव एन इंसर्ट। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट, इंसर्ट की प्रेजेंस हमें बताती है कि ब्लू कलर की कॉलोनी अब बनने वाली नहीं है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का इनएक्टिवेशन हो चुका है। दोनों सही हैं और नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर वाली को 100% एक्सप्लेन कर रही है। दैट इज हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 130 पर चलते हैं, 130 नंबर पर चलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ट्यूमर प्रेरित करने वाला टीआई प्लाज्मिड एक क्लोनिंग वाहक है। बिल्कुल, हमने इसको एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस जो है उसके टीआई प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज किया है। 100% सही है ए। स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। टीआई प्लाज्मिड जिसका यूज जीन पहुंचाने में किया जाता है वो पैथोजेनिक है, वो रोगजनक है। अरे भाई उसको तो डिसआर्म्ड किया था ना, उसको तो रोगजनक था, उसको हमने यूज करने से पहले आरोगजनक में बदला था, उसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिया था। मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। इसमें आरएनए इंटरफेरेंस मेथड के बारे में हमसे पूछा है। यह प्रोटोजोआ के प्रोटोजोआ नहीं, वो निमेटोड था, मिल्वाडेगाइन इनकॉग्निशिया। मींस ऑप्शन 1 जो है वो गलत हो गया। अब जब 1 गलत है तो ना तो आंसर होगा सी ना ही आंसर होगा बी। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यह कुछ प्रोकैरियोट
और सभी यूकैरियोट में सेलुलर डिफेंस की मेथड है? नहीं भाई, ये सेलुलर डिफेंस की मेथड है मेनली यूकैरियोट में, इसमें प्रोकैरियोट में ये सेलुलर डिफेंस की मेथड नहीं है। दैट इज सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई है, तो आंसर डी भी नहीं होगा। अब आंसर होगा हमारा ए। आइए पढ़ लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ को। इस विधि में संपूरक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अणु के कारण विशिष्ट एमआरएनए की साइलेंसिंग होती है, सही है। इसी मेथड का यूज करके हमने टोमेटो में फ्लेवर सेवर वैरायटी भी डेवलप करी, जो टमाटर को लंबे समय तक स्टोर करके रखने में सक्षम है, जिससे टमाटर जो है उसकी जो ऊपरी सतह है, उसकी जो स्किन है, जो चमड़ी है, वो जल्दी से नरम नहीं होती। अगला है, यह पीड़क प्रतिरोधी पौधों को उत्पन्न करने की एक सही रणनीति है, ये भी सही है। तो आंसर होगा हमारा थर्ड व फोर्थ, मींस आंसर होगा ए। 132 बीटी टॉक्सिन किनके अगेंस्ट काम करेगा? याद कर लेना, एलसीडी, लेपिडोप्टेरन, कॉलियोप्टेरन, डिप्टेरन, और ये हमें मिल रहा है फोर्थ एंड फिफ्थ में, ये मिल गए यहां पर फोर्थ एंड फिफ्थ में, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। ट्रांसजेनिक भोजन मनुष्य में विषालुता और पदार्थों के प्रति एलर्जी उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल सही बात है ये। और मनुष्य की आहार नली में जो बैक्टीरिया है वो जीएम भोजन में उपस्थित एंटीबायोटिक रेजिस्टिव जीन को ग्रहण करके उन एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा बी। 134 पर चलते हैं। ट्रांसजेनिक फसलों से उत्पन्न भोजन को जीएम भोजन कहते हैं, बिल्कुल ही सही है ये। जीएम भोजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित भोजन संबंधित तथ्यों को उठाया, तो भाई ये भी सही है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई जो ये सारी चीजों को चेक करती है। बट ये दोनों बातों का कि भाई इसे जीएम भोजन कहते हैं और इसकी सुरक्षा को यहां पर हम मेजर करेंगे, इन दोनों बातों का यहां पर कोई रिलेशन नहीं है। दैट इज हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा बी, क्योंकि स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 135 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, जीएमओ टमाटर फ्लेवर सेवर का आयु काल लंबा होता है, बिल्कुल अभी अभी हमने ये देखा है ना। अभी मैंने पिछले 2 या 3 क्वेश्चन पहले इसी को समझाया था कि जो फ्लेवर सेवर वैरायटी है उसमें टमाटर की जो सेल्फ लाइफ है वो ज्यादा रहती है। यह फल को नरम करने के लिए उत्तरदायी जो एंजाइम है पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज, उसकी मात्रा को कम करते हैं इस वैरायटी में। तो बेटा इसमें क्या करते हैं हम कि जो आरएनए इंटरफेरेंस मेथड है उसकी हेल्प से हम इस एंजाइम के प्रोडक्शन को रोक देते हैं, और ये एंजाइम उसकी स्किन को नरम करता है। दैट इज फाइनली हमें क्या समझ आया? हमें समझ आ गया कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और सेल्फ लाइफ ज्यादा क्यों है? क्योंकि पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज का जो उत्पादन है वो कम हो रहा है। वो उत्पादन जो है वो उत्पादन कम होने से नरम नहीं होगी सतह, लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 135 तक के क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। अब हमारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा साथ देंगे हमारे डॉक्टर मनोज अनंत सर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पटेल सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसा जा रहा है आपका टेस्ट पेपर? आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या पूछा गया है कि निम्न दिए गए आवास में दी गई समयावधि में मूल प्रक्रियाओं में बदलाव के कारण जनसंख्या के घनत्व में उतार चढ़ाव होता है। आप जानते हैं किसी भी जनसंख्या के घनत्व में उतार चढ़ाव के कारण क्या होते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर वो घटक है जो किसी समष्टि घनत्व को बढ़ा सकता है, और मृत्यु दर वो घटक है जो किसी समष्टि को जो है वो कम कर सकता है। इसके अलावा जो आई माइग्रेशन होता है, आई माइग्रेशन जब होगा तो वहां पर समष्टि घनत्व बढ़ जाएगा, और जो ई माइग्रेशन होगा वहां पर समष्टि घनत्व जो है वो कम हो जाएगा। जो है मतलब दो फैक्टर, दो कारक ऐसे हैं जो समष्टि घनत्व को बढ़ा देते हैं, और दो कारक ऐसे हैं जो समष्टि घनत्व को घटा देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस आधार पर दिए गए प्रवाह आलेख में बॉक्स ए ये रहा हमारा, व बॉक्स बी को सही विकल्प से भरिए। द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटेट, ये यहां पे दिया गया है।
ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएट्स ड्यू to a change in certain basic process on the basis of fill up boxes A and B in the given flow chart. यहां पे क्या दिख रहा है, जो अभी आपको बताया कि दो कारक ऐसे हैं जो बढ़ाते हैं और दो कारक ऐसे हैं जो घटाते हैं। यहां पर ए में दिया गया है जन्म दर और बी में दिया गया है मृत्यु दर, ये पॉइंट हमारा सही है। ए में दिया गया है आई माइग्रेशन, बी में दिया गया है ई माइग्रेशन, ये पॉइंट भी हमारा सही है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि एक पारतंत्र जो कि आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकता है, हमारे काम का वर्ड यहां पे निकल के आता है कि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो आसानी से क्या हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो रहा है। परंतु यदि क्षतिग्रस्त प्रभाव रुक जाता है तो कुछ समय बाद पुनः अस्तित्व में आ जाता है। अब ये लक्षणों के बारे में पूछा गया है कि इन कैरेक्टर्स को कहा क्या जाता है कि एन इकोसिस्टम विच कैन बी इजिली डैमेज्ड। इजिली डैमेज्ड वो तब होगा जब वो स्टेबल ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि स्टेबल कम्युनिटी इतनी आसानी से डैमेज नहीं होती है। मतलब ये जो कैरेक्टर दिया गया है वो किसका दिया गया है, जिसकी स्टेबिलिटी कैसी हो, लो हो, लो स्टेबल हो। और दूसरा दिया गया है बट कैन रिकवर आफ्टर सम डैमेजिंग इफेक्ट स्टॉप विल बी हैविंग। जो जल्दी से अपने आप को रिकवर कर ले उसे बोला जाता है रेजिलियंस। तो अगर वो अपने आप को जल्दी से रिकवर कर पा रहा है मतलब उसकी रेजिलियंस पावर कैसी है, हाई है। तो ये दोनों जो करेक्टर दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, वो दोनों दिए गए हैं कि जिसकी स्टेबिलिटी कैसी है, कम है, और जिसमें रेजिलियंस पावर कैसी है, ज्यादा है। और ये चीज हमें देखने को मिल रही है कहां पर, लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलियंस, जहां पर स्थायित्व कैसा है, निम्न है, और उच्च समुत्थान शक्ति पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि दिया गया रेखा चित्र यह दर्शाता है कि किस तरह से तीन विभिन्न जीवधारियों, जो यहां पर उन्होंने बोला है एक्स, वाई और जेड, द्वारा बाह्य वातावरणीय अवस्था से किया जाता है। रेखा चित्र का अध्ययन करें, एक्स वाई जेड के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। द गिवन पैराग्राफ रिप्रेजेंट हाउ थ्री डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से हैं, एक्स, वाई और जेड, कोप विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस, स्टडी द ग्राफ एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। देखिए यहां पे हमें क्या दिख रहा है, एक तरफ उन्होंने दिया है एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो है वो इधर की साइड में है, और इंटरनल एनवायरमेंट ये ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। अब यहां पर अगर हम एक्स वाले की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे जो है वहां पर एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है, वैसे वैसे इंटरनल एनवायरमेंट में भी चेंज आता है। ऐसे जीवों को कहा जाता है कन्फर्मर्स। क्या कहा जाता है ना, कन्फर्मर्स। जबकि आप वाई वाले में देखें कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है लेकिन उसके ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं है। मतलब ऐसे जीव होते हैं नियामक या रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख पाते हैं, है ना। और इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख पाना ही होमियोस्टेसिस कहलाता है। मतलब वाई वाले हमारे क्या हो गए, रेगुलेटर। और अगर हम Z वाले की बात करें कि एक लेवल तक तो उसमें चेंज हो रहा है और उसके बाद वो क्या हो रहा है, रेगुलेट कर रहा है, इन्हें बोला जाता है पार्शियल रेगुलेटर। मतलब ये जो तीन चीजें हैं वो किसके लिए है, एक कन्फर्मर के लिए, एक रेगुलेटर के लिए और एक पार्शियल रेगुलेटर के लिए। अब यहां पे ऑप्शन क्या दिया गया है कि X एक स्तनधारी हो सकता है। स्तनधारी जीव जो होते हैं वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर पाते हैं, कांस्टेंट रख पाते हैं। मतलब वो अपने आप में कैसे है, रेगुलेटर है, वो कन्फर्मर नहीं है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता कि एक्स कुड बी ए मैमल। दूसरे में लिखा है वाई एक पक्षी हो सकता है। हाँ ये हो सकता है। पक्षियों के शरीर का तापमान भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, उनमें होम्योथर्मिक कंडीशन पाई जाती है। तो वाई एक पक्षी हो सकता है, तो हाँ ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। मतलब अभी देख के मैं क्या लग रहा है कि वाई कैसा है, सही है कि वाई कुड बी ए वर्ड।
तीसरे में लिखा है जेड एक स्तनधारी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे पास जेड क्या है, पार्शियल रेगुलेटर है, जबकि मैमल्स या स्तनधारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं। तो ये नहीं हो सकता। और एक्स एक पक्षी हो सकता है, तो आप जानते हैं कि एक्स क्या है, कन्फर्मर है, जबकि पक्षी क्या है, रेगुलेटर है। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न कथनों को पढ़ें तथा गलत कथन का चयन करें। यहां पर हमारे काम की चीज है ये, हमें क्या चुनना है, गलत चुनना है कि रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट दी इनकरेक्ट वन। हमें उसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा, इनकरेक्ट। पहले में दिया गया है होमियोस्टेसिस, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता के स्थायित्व सुनिश्चित करता है। ये काम का पॉइंट है, समझ में आता है कि ये अपने आप में स्टेबल बना के रखेगा ऑस्मोलैरिटी को, कि होमियोस्टेसिस इंश्योर्स कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ये बात सही है, कांस्टेंट है, ऑफ सेल्स। दूसरे में क्या कहा गया है, प्रसिद्ध केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान प्रतिवर्ष साइबेरिया से आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों की परपोषी करता है। द फेमस कैला देवी नेशनल पार्क भरतपुर, जो कहां पे है, राजस्थान में है, होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया इन एवरी विंटर। मतलब देखने में हमें अपने शुरुआती दोनों स्टेटमेंट कैसे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। तीसरे में क्या कहा गया है कि लगभग समस्त पादप और 99% प्राणी नियामक है। जी नहीं, अभी आपको बताया कि स्तनधारी और पक्षी जो होते हैं वही कैसे हैं, नियामक है। उसके अलावा जितने भी जीव हमने पढ़े हैं वो सब कैसे होते हैं, कन्फर्मर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है कि 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स आर रेगुलेटर्स। नेक्स्ट में क्या गया है, संरूपी परिवेशी तापमान में परिवर्तन होने के पश्चात भी अपने शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। तो वो आपके संरूपी नहीं होते हैं, वो आपके नियामक होते हैं, रेगुलेटर होते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैसा है, गलत है। मतलब हमारे दो सही है, दो गलत हैं। हमें इसमें से चुनना क्या था, हमें इसमें से चुनना था गलत कथन, और गलत कथन हमारा कौन सा है, 3 और 4, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां पे, सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन करें। यहां पे मैच द कॉलम दिया गया है। एक में लिखा है स्टैंडिंग स्टेट, एक में लिखा है गैसियस साइकिल, एक में लिखा है स्टैंडिंग क्रॉप, और एक में लिखा है सेडिमेंट्री साइकिल। यहां पर दूसरे में देखें फास्ट, एक लिखा है स्लो। आप जानते हैं कि जो गैसियस साइकिल होती है वो कंपैरेटिवली फास्ट होती है। तो यहां पर गैसियस साइकिल जो मिलेगा वो किससे मिल सकता है, फर्स्ट वाले से। और सेडिमेंट्री साइकिल कैसी है, स्लो है, तो ये मिल सकता है किससे, थर्ड से। दो ऑप्शन हमें यहां दिख गए, एक है स्टैंडिंग स्टेट, एक है स्टैंडिंग क्रॉप। ये क्या होता है कि मान लो एक जमीन है और जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, स्टैंडिंग स्टेट कहलाएंगे। मतलब आप देखिए अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दी क्रॉप, वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टैंडिंग स्टेट। और अगर आप देखें स्टैंडिंग क्रॉप, तो जो हमारा बचा रह जाएगा वो हमारा क्या हो गया है, 1 2 3, और ये हमारा हो गया क्या, 4। तो सही सीक्वेंस क्या आया, 2 1 4 3, जो हमें देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, संख्याओं के पिरामिड होते हैं सदैव सीधे, सदैव उल्टे, या तो सीधे या उल्टे, ना तो सीधे ना ही उल्टे। pyramid of numbers is always upright, always inverted, either upright or inverted, neither upright or inverted। देखिए अगर आप सीधे पिरामिड की बात कर रहे हैं, अपराइट पिरामिड की बात कर रहे हैं, तो वो हमें देखने को मिलता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी के पिरामिड जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। उसके अलावा जो दो प्रकार के पिरामिड हैं, बायोमास और नंबर वाले, ये अपराइट या इन्वर्टेड कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस इकोसिस्टम की बात की जा रही है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आइदर अपराइट और इन्वर्टेड, या तो सीधे हो सकते हैं या फिर उल्टे हो सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्न कथनों का अध्ययन करें और गलत कथन का चयन करें। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट इन करेक्ट वन। हमें इसमें क्या चुनना है,
गलत कथन को चुनना है। देखते हैं कि छोटी खाद्य श्रृंखलाएं बड़ी खाद्य श्रृंखलाओं की तुलना में अधिक ऊर्जा की आपूर्ति करती है। ये बात बिल्कुल सही है कि छोटी खाद्य श्रृंखलाएं अगर हम देखें तो वहां पर एनर्जी लॉस कम होता है। जैसे हमने मान लिया ये हमारा प्रोड्यूसर है, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये हमारा टर्सरी कंज्यूमर है। अगर आप देखें कि यहां पर 100% अगर कुछ है तो यहां पर उसका 10% ही जाएगा, अगले वाले में सिर्फ 10% जाएगा और अगले वाले में फिर से 10% जाएगा। तो चेन जितना ज्यादा लंबी होगी एनर्जी लॉस उतना ही ज्यादा होगा। दूसरे में कहा गया है कि पृथ्वी के भौतिक भूगोल से जुड़े पारिस्थितिक कारकों को स्थलकृतिक कारक भी कहते हैं कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स कनेक्टेड विद फिजिकल जियोग्राफी ऑफ अर्थ आर कॉल्ड टोपोग्राफिक फैक्टर। ये बात सही है कि हमारे इन फैक्टर्स को क्या बोला जाता है, टोपोग्राफिक फैक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, एक घास स्थल के पारितंत्र में जैव मात्रा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा, और एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। कि द पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड द पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट इन पैरासाइटिक। देखिए अपराइट का मतलब क्या होगा कि यहां पर जो है जो प्रोड्यूसर होगा वो ज्यादा होंगे और जो उनको यूज करने वाले होंगे वो कैसे होंगे, कम होंगे। लेकिन पैरासाइट में क्या होता है, उल्टा बनता है। जैसे आप ट्री इकोसिस्टम की बात करें तो ट्री इकोसिस्टम में अगर आप देखें तो वहां पर नंबर्स कैसा होगा, ट्री का कम होगा और ट्री से ज्यादा उनके पैरासाइट्स का ज्यादा होगा। तो वहां पे अपराइट नहीं बनेगा, वहां पे इन्वर्टेड बनेगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि पिछले 500 सालों में डोडो, पैसेंजर पिजन और स्टेलर सी काऊ के विलुप्त होने का कारण क्या है। एनसीईआरटी में इस चीज को मेंशन किया गया है, फोर क्वार्टलेट इन्हें कहा जाता है ना, जहां पर 4 चीजें दी गई हैं जिनकी वजह से ज्यादा जातियां क्या हो रही है, नष्ट हो रही हैं। डोडो, पैसेंजर पिजन एंड स्टेलर सी काऊ बिकम एक्सटिंक्ट। तो इनका कारण जो है वो है इनका अतिदोहन, हद से ज्यादा इनका शिकार, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। कवकों व जीवाणुओं जैसे जो अपघटन करता है वो क्या होते हैं। आप देखें यहां पर जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं वो डिपेंड करते हैं सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर, मतलब वो दूसरों पर डिपेंड है। ये क्या हो गए, परपोषी हो गए। अब ऑप्शन में देखें क्या क्या है कि क्या वो स्वपोषी है, जी नहीं स्वपोषी नहीं है। क्या वो विषमपोषी है, कि क्या वो ऑटोट्रॉफ है, तो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। क्या वो विषमपोषी हेटेरोट्रॉफ है, जी हाँ बिल्कुल वो हेटेरोट्रॉफ है। क्या वो मृतोपजीवी है, बिल्कुल वो सेप्रोफाइट भी है। क्या वो रसायन स्वपोषी है, जी नहीं वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। मतलब हमारी करेक्ट चीजें मैच क्या खा रही हैं, 2 और 3, जो हमें कहां देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा खनिजीकरण, ये रहा हमारा काम का शब्द। खनिजीकरण की प्रक्रिया में निम्न की मुक्ति में सहायता करती है कि द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द रिलीज ऑफ। देखिए आप जानते हैं कि अगर कोई डेड पार्टिकल है, डेड पार्टिकल्स को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो 2 तरीके होते हैं, एक उनका ऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज करना और एक उनका इनऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज करना। जब ऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज होता है तब हम उसे बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, और जब उसका इनऑर्गेनिक मटेरियल सेपरेट होता है तब हम उसे बोलते हैं मिनरलाइजेशन, है ना। और यहां पर उन्होंने मिनरलाइजेशन के बारे में ही पूछा है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या कहा गया है कि जीवांश से अकार्बनिक पोषकों को, जी बिल्कुल सही बात है कि अगर हम उसमें से किसको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को रिलीज करें तभी उसे क्या बोला जाता है, मिनरलाइजेशन बोला जाता है। फिर भी देखेंगे और ऑप्शंस कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस। दूसरे में कहा गया है अपरत से कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों, जी नहीं। खनिजीकरण तब कहा जाएगा, मिनरलाइजेशन तब कहा जाएगा जब रिलीज होगा क्या,
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो उसे ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेट्राइटस। जीवांश से कार्बनिक पोषकों को अलग करना, ह्यूमिफिकेशन। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ह्यूमस एंड अपरत से अकार्बनिक पोषकों व जीवांश का निर्माण। तो जीवांश, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस नहीं है, वहां पर मिनरल्स का फॉर्मेशन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी जैव मात्रा के उत्पादन की दर है जिसे निम्न रूप में दर्शाया जाता है। देखिए, उत्पादकता में जो भी कार्बनिक पदार्थ निर्माण हो रहा है उसे हम दो चीजों में बता सकते हैं, एक बायोमास के रूप में और एक एनर्जी के फॉर्म में। अगर हम उसे बायोमास के रूप में बताएं तो या तो हम उसे ग्राम या किलोग्राम में ले सकते हैं। ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति क्षेत्रफल में है और वो भी प्रति वर्ष समय, है ना। या फिर एनर्जी में बताएं तो हम उसे कैसे बता सकते हैं, किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष, ऐसे करके बताया जा सकता है। ये दो तरीके हैं उसे शो करने का, या तो बायोमास के रूप में है या फिर एनर्जी के रूप में। ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या कहा गया है। इन्होंने कहा है किलो कैलोरी बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन मीटर क्यूब इन्होंने दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा कैसा हो जाता है? गलत हो जाता है। दूसरे में क्या कहा गया है? ग्राम, जी ग्राम में ले सकते हो या किलोग्राम में, आपकी मर्जी है। मीटर इनवर्स, देखिए जो मीटर स्क्वायर लगाया है वो प्रति में है, और जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो वहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ऐसे ही जो वर्ष लगाया है वो प्रति में है, जब इसे भी ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स 1 आ जाएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है? मैच खा रहा है। तीसरे में क्या कहा गया है? ग्राम इनवर्स, तो ग्राम इनवर्स नहीं हो सकता, ग्राम ऊपर ही रखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट में दिया गया है किलो कैलोरी, ये रहा। मीटर इनवर्स स्क्वायर सही है, ईयर इनवर्स सही है। मतलब हमारे दो मैच खा रहे हैं, सेकंड और फोर्थ। जो हमारा दिया गया है ऑप्शन सी में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इसका सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि जैव विविधता संरक्षण के पीछे के कारणों को निम्न में से कौन सी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? द रीजंस बिहाइंड कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी हैव बीन ग्रुप्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, इनको तीन रूपों में बांटा गया था, एनसीईआरटी में देखें वहां पे लिखा हुआ है, एक नैरो यूटिलिटेरियन, एक ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एक एथिकल। मतलब तीनों ही ऑप्शन हमारे कैसे हैं? सही है, कि संकीर्ण रूप से उपयोगी, व्यापक रूप से उपयोगी और नैतिक रूप से उपयोगी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि एक विदेशी जाति जिसे एक नए क्षेत्र में प्रवेश कराया गया है, विदेशी जाति जिसे हम लोग एलियन स्पीसीज भी कह देते हैं, कराया गया है, तीव्रता से फैलती है। सही बात है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि जिस नए जगह पर उसे प्रवेश कराया गया है, हो सकता है वहां पर उसका कोई प्राकृतिक शिकारी ना हो, और अगर प्राकृतिक शिकारी नहीं होगा तो उसकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी। तीव्रता से फैलती है और देसी जाति को नष्ट करती है, यह गुण क्या कहलाता है? कि एन एक्सोटिक स्पीसीज दैट इज इंट्रोड्यूस्ड टू ए न्यू एरिया स्प्रेड रैपिडली एंड एलिमिनेट नेटिव स्पीसीज। नेटिव स्पीसीज मतलब जो वहां पे निवास कर रही है पहले से, और इस कैरेक्टर को कहा जाता है आक्रमणकारी जाति, इन्वेजिव स्पीसीज। क्या बोलते हैं इसे? इन्वेजिव स्पीसीज या एलियन स्पीसीज। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? इसमें बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि दिए गए जातीय क्षेत्र संबंध के ग्राफ में निम्न में से कौन सा विकल्प वर्ग ए, यहां पर इन्होंने दिया है ए, दूसरा दिया है, और बी के लिए सही समीकरण को वर्गीकृत करते हैं। देखिए, यहां पे होता क्या है, एक नियम ऐसा कहा गया कि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाता है एक सीमा तक, वहां पर जातियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। और जब हम किसी चीज के लिए डाटा को कलेक्ट करते हैं तो दो प्रकार के डाटा होते हैं, एक एनालिटिकल और एक सिंथेटिक। एनालिटिकल डाटा वो होता है जो रियली में हमने जो है वहां पे एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किया है, और सिंथेटिक वो होता है जिसे हमने कैलकुलेशन से काउंट किया है। जो है यहां पर ए वाला जो है वो एनालिटिकल है, और जो बी वाला है वो उसका सिंथेटिक फॉर्म है। यहां पर एनसीईआरटी में देखें तो इसका जो फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है एस इक्वल टू सी ए पे पावर जेड, और जो स्ट्रेट लाइन बनाई गई है वो एक्चुअली में उसका लॉग फॉर्म है ना। तो लॉग फॉर्म में इसी का हो जाएगा लॉग एस, जो यहां पे लिखा हुआ है
इजकल टू ये log C प्लस आप जानते हैं कि log में जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है Z log A। तो हमारे पास A जो है वो क्या है, S इजकल टू C A पे पावर Z, और B क्या है, log S इजकल टू log C प्लस Z log A, जो हमें कहां देखने को मिल रहा है, A में दिया है S इजकल टू C A पे पावर Z, और B में दिया है log S log C प्लस Z। यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, A है ना, जो आपको बताया गया है एनसीईआरटी में सीधे सीधे दिया गया है। चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्या कहा गया है देख लेते हैं इसमें जो कि दक्षिण अफ्रीका की विक्टोरिया झील में नाइल पर्च मछली के प्रवेश के फलस्वरूप, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इन लेक विक्टोरिया ऑफ साउथ अफ्रीका रिजल्टेड इन, देखिए जब इन मछलियों को लेकर आया गया तो आप जानते हैं कि जिस नई जगह पे मछलियां गई जरूरी नहीं है कि वहां पर उनका कोई प्राकृतिक शिकारी हो, जैसे थोड़ी देर पहले कहा भी था एलियन स्पीसीज, और अगर उनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होगा तो वहां पर क्या होगी, वहां पर वो ज्यादा वृद्धि करेंगे। यहां पर क्या हुआ कि जलीय खरपतवार की अत्यधिक वृद्धि हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ वाटर वेट्स, जलीय खरपतवार खत्म हो गई, ऐसा भी नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ वाटर वीड्स, चिचलिड मछली की बहुत सी जातियां खत्म हो गई। हाँ ये जरूर हुआ था कि जो नाइल पर्च मछली थी जब उनको इंट्रोड्यूस कराया गया तो वहां पर जो एलिमिनेशन ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ चिचलिड फिश, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, सी है। ये था हमारा आज का सोल्यूशन, घर जाकर के आप इसको क्रॉस चेक करें और देखें कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।